गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने अध्याय 11 में बीजगणित से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 11.4 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बताइए निम्न में से कौन से समीकरण है, अर्थात हमें ये 5-6 उदाहरण दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा समीकरण होगा और कौन सा समीकरण नहीं होगा। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था समीकरण की परिभाषा कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर एवं अचर के साथ साथ समता अर्थात बराबर के चिन्ह का प्रयोग होता है तो वह हमारा कहलाता है समीकरण। यानी उसमें चर भी होना चाहिए, अचर भी होना चाहिए और बराबर का चिन्ह भी होना चाहिए। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अगर तीनों चीजें मौजूद है तो वह हमारा समीकरण कहलाएगा और इसमें से यदि एक भी चीज गायब है तो वह हमारा समीकरण नहीं कहलाएगा। तो देखते हैं हम पहले में पहला देखते हैं। पहले का पहला 17 बराबर x प्लस 7। अब इसको यदि हम देखें तो क्या इसमें चर है, तो हम देखते हैं चर मौजूद है। क्या इसमें अचर है, तो यहाँ अचर भी मौजूद है। और क्या इसमें बराबर का चिन्ह है, तो हम देखते हैं बराबर का चिन्ह भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण है। दूसरे को देखते हैं, t - 5 > 5। अब यदि हम इसकी बात करें तो क्या इसमें चर मौजूद है, तो हम देखते हैं चर मौजूद है। अचर, यहाँ अचर भी मौजूद है, लेकिन क्या बराबर का चिन्ह है, तो हम देखते हैं यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, यहाँ बड़े छोटे यानी ग्रेटर देन का साइन है। तो हम कह सकते हैं कि यह समीकरण नहीं है। समीकरण के लिए हमें चर, अचर और बराबर ये तीनों चीजें होनी चाहिए तो वही हमारा समीकरण कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। सी में आते हैं। अब इसमें हम देखें क्या बराबर का चिन्ह है, तो हम देखते हैं बराबर का चिन्ह मौजूद है। क्या अचर है, तो हम देखते हैं अचर भी है। लेकिन क्या इसमें चर है, चर का अर्थ होता है कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें हम x, y, z कुछ भी मानते हैं, क्या इसमें कोई चर मौजूद है, तो हम देखते हैं यह चर नहीं है, इसीलिए यह भी हमारा समीकरण नहीं है। यह समीकरण नहीं, यह कहलाएगा संख्यात्मक व्यंजक। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है 20 - 10 - 5 बराबर 3 × 5। अब देखें क्या यह समीकरण होगा, तो यहाँ भी बराबर का चिन्ह है, अचर है, लेकिन यहाँ कहीं भी चर नहीं है, तो यह भी हमारा समीकरण नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला है 2m और यह क्या यह समीकरण होगा, तो यहाँ चर मौजूद है, अचर भी मौजूद है, लेकिन बराबर का चिन्ह नहीं है, तो इसीलिए यह हमारा समीकरण नहीं कहलाएगा। बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। 8 × 4 - 8 5 × 4 - 8 बराबर का 2x। इसको हम देखें तो क्या यह हमारा समीकरण कहलाएगा, तो यहाँ हम देखें चर मौजूद है, अचर भी मौजूद है और बराबर का चिन्ह भी है, तो यह हमारा समीकरण कहलाएगा। तो यह समीकरण है। तो इस प्रकार हम किसी भी कथन में हम बता सकते हैं कि कोई भी चीज समीकरण है अथवा नहीं, तो उसके लिए हमें तीन चीजें ध्यान रखनी है कि समीकरण होने के लिए चर भी मौजूद होना चाहिए, अचर भी मौजूद होना चाहिए और साथ में बराबर के चिन्ह का भी प्रयोग होना चाहिए। बढ़ते हैं हम इसके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्टकों में
दिए गए मानों से हल चुनिए। अर्थात हमें यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है और कोष्टक में हमें n की वैल्यू दे रखी है और हमें बताना है इनमें से किसके लिए n की वैल्यू संतुष्ट होती है। जैसे पहला दिया हुआ है n + 12 = 20 और कोष्टक में n की वैल्यू दे रखी है 12, 8, 20 और 0। हमें बोला है कि इसमें से किस मान के लिए यह हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो इस सवाल को करने के लिए हम जो विधि का यूज करेंगे वह होगी भूल एवं प्रयास विधि, यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड। उसी विधि से हम क्या करेंगे, यहाँ n की जगह वैल्यू रखेंगे, एक बार 12, एक बार 8, एक बार 20 और एक बार 0। और फिर हम देखेंगे राइट हैंड साइड में हमारा क्या लिखा हुआ है 20, वह हमें कब प्राप्त होता है। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जो बराबर का चिन्ह होता है उसके इस तरफ में जो भी लिखा होता है उसे हम पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के इस तरफ जो भी होता है उसे हम पढ़ते हैं राइट हैंड साइड। तो हमारा जो चर पद है वो इस तरफ है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर n + 12, अर्थात बराबर के इस तरफ जो भी है उसको हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ दिया हुआ है n की जगह में क्या रखनी है, पहले रखनी है 12, तो लिखेंगे n बराबर 12 रखने पर। अब जहां n था वहां n की जगह हम वैल्यू को क्या पुट करेंगे 12, जहां भी n है वहां हम 12 पुट करेंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, n की जगह 12 प्लस 12 की जगह 12। वापस समझिए, केवल n के स्थान पे 12 रखना है, बाकी जो जैसा था उसको वैसा का वैसा लिखना है। अब देखिए 12 और 12 को जोड़ दीजिए, हो गया 24। क्या राइट हैंड साइड में 24 लिखा है? नहीं लिखा है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब हम दूसरा लेंगे, तो 12 के बाद अगली वैल्यू क्या पुट करेंगे 8, तो n बराबर 8 रखने पर इस बार हम वैल्यू 8 रखेंगे। तो इसमें 8 रखना है, तो 8 + 12, क्योंकि सिर्फ n की जगह 8 रखना है, बाकी तो जो जैसा था वैसे लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 8 आ जाएंगे 20। क्या राइट हैंड साइड में 20 लिखा हुआ है? तो हम देखते हैं राइट हैंड साइड में हमारे पास 20 लिखा हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम कहेंगे कि n बराबर 8 के लिए समीकरण संतुष्ट होता है। वापस समझिए कैसे किया। तो पहले हमें एक समीकरण दिया हुआ था और n की वैल्यू पुट करनी थी 12, 8, 20 और 0। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो n + 12। अब हम n की वैल्यू पहले रखेंगे 12, तो n बराबर 12 रखने पर तो 12 n की जगह 12 आएगा, बाकी जो जैसा था उसको वैसा वैसा लिखा, तो 12 और 12 मिलके हो गए 24। अगली बार हम n की जगह 8 पुट करेंगे, तो यहाँ 8 आ जाएगा प्लस 12, 8 और 12 ये हो जाएंगे 20। हमें देखना है राइट हैंड साइड में क्या था 20, पहली बार क्या आया 24, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर कब आएगा? जब हमें आंसर 20 मिलता है। तो आंसर 20 मिल गया, तो आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। इसका जो दूसरा पॉइंट है वह है q/2 बराबर 7, और जहाँ q की वैल्यू है 7, 2, 10 और 14। अब हमें यह दिया हुआ है कि q/2 बराबर 7 है और q की वैल्यू रखनी है 7, 2, 10 और 14। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है q/2। अब हम सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे q बराबर 7 रखने पर। 7 कहाँ से आया? हमें सवाल नहीं दे दिया है, तो अब हमें q के स्थान पे 7 रखना है। तो यहाँ q आ गया, तो इसकी जगह 7 रखा, 7 में 2 का भाग दिया, तो आंसर आएगा हमारे पास 3.5। क्या यहाँ 3.5 है? नहीं है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर 7 तो नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे पास उत्तर है 2। तो अगला पॉइंट लिखेंगे q बराबर 2 रखने पर। अब q के स्थान पे 2 रखेंगे, तो q की जगह 2 रखना है, तो 2/2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। क्या यहाँ 1 लिखा हुआ राइट साइड में? तो हम देखते हैं 1 भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो 7 लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर यह भी नहीं होगा।
फिर आगे बढ़ेंगे, अगली बार हम आंसर रखेंगे 10, q बराबर 10 रखने पर। अब q की जगह हम 10 रखेंगे तो 10/2, क्योंकि हमें q की जगह 10 रखना है, जो बोलेगा केवल उसकी जगह 10 रखना है, बाकी तो जो जैसा था वैसा ही लिखेंगे। तो 10 में 2 का भाग देंगे, आंसर आएगा 5। क्या है, राइट साइड में 5 है, तो हम देखते हैं राइट साइड में 5 नहीं है, तो हमारा यह भी आंसर नहीं होगा। तो हम लास्ट आंसर रखेंगे 14, q बराबर 14 रखने पर। अब हम 14 रखेंगे तो 14 में 2 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आया 7। क्या ये 7 राइट साइड में लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं राइट साइड में 7 ही लिखा हुआ है। तो 7 कब आया था, जब हमने q की वैल्यू क्या पुट की थी, 14, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14। तो लिखेंगे अतः समीकरण q बराबर 14 पर संतुष्ट है। तो इस प्रकार हमने ये दूसरा सवाल सीखा। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे में पहला है, नीचे दी गई सारणी को पूरा करना है और समीकरण का हल ज्ञात करना है। m + 10 = 16 और हमें यह सारणी को भी पूरा करना है और इस समीकरण का हल प्राप्त करना है। तो हमें दिया हुआ है m + 10 = 16 और सारणी दे रखी है यहाँ हमें सारणी दे रखी है और बोला इस सारणी को पूरा करना है। तो यहाँ देखिए m बराबर क्या रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखना है। फिर इस सारणी को पूरा करना है और देखना है हमारा आंसर क्या आ रहा है, बराबर में 16। तो 16 कब आते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वही लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है m + 10। अब हम m की जगह क्या रखेंगे, पहले रखेंगे 1, तो m बराबर 1 रखने पर m की जगह हमने क्या रखा 1, तो 1 + 10 बराबर में क्या आया 11, तो उसको हमने यहाँ पुट किया। अब क्या रखेंगे m बराबर 2 रखने पर। अब हम m के स्थान पे क्या रखेंगे 2, तो m की जगह 2 रखेंगे तो 2 + 10 बराबर में आंसर क्या आएगा 12, वो हमने यहाँ पुट कर ली। अगली बार रखेंगे m बराबर 3 रखने पर। अब हम m की जगह 3 रखेंगे, तो m की जगह 3 रखेंगे तो 3 + 10 बराबर 13। फिर अगली बार हम क्या रखेंगे m बराबर 4 रखने पर, तो 4 रखेंगे तो m की जगह 4 रखेंगे, 4 + 10 बराबर 14। फिर रखेंगे m बराबर 5 रखने पर, इस बार हम 5 रखेंगे तो m की जगह 5 रखना है, तो 5 + 10 बराबर 15, तो हमारी वैल्यू क्या आई 15। ये सारे हो गए। अब हम क्या रखेंगे m की जगह 6 रखेंगे, क्योंकि 5 के बाद 6 रखना है। m के स्थान पर यदि हम 6 रखेंगे तो 6 + 10 बराबर में क्या आ जाएगा 16। फिर m की जगह हम क्या रखेंगे 7, m के स्थान पर हम 7 रखेंगे, तो 7 + 10 बराबर में आ जाएगा आंसर अपने पास 17। फिर m के स्थान पर 8 रखेंगे, तो उत्तर आ जाएगा 8 + 10 बराबर 18।
फिर m की जगह क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। जहां m है वहां हमें 9 रखना है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 9 + 10 = 19। और लास्ट में n की जगह में क्या रखना है, 10 रखना है। तो m की जगह हम 10 रखेंगे, तो 10 + 10 बराबर हो जाएगा 20। आंसर क्या आ जाएगा, 20। तो सवाल ने बोला था दी गई सारणी को पूरा करो, सारणी को हमने पूरा कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। अब हमें समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखिए राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, 16। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, 16। आंसर देखिए 16 कब आ रहा है, आपको 16 मिला, कब मिला? तो हम देखते हैं हमें 16 मिला था यहाँ पर, कब मिला था, जब हमने क्या उत्तर रखा था, 6। तो यहाँ देखिए m = 6 रखा था, तब जाके हमें 16 मिला था। तो हमें 16 कब मिला, जब हमने वैल्यू क्या पुट की थी, 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा, अतः समीकरण का हल m = 6 पर संतुष्ट है। यानी कि जब हम m की वैल्यू 6 रखेंगे तभी हमें बराबर में 16 मिलेगा। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल करना है। बढ़ते हैं अंतिम सवाल की तरफ। अंतिम सवाल है, सेम वही है, इस बार है 5t = 35। तो यहाँ t की वैल्यू और यहाँ 5t की वैल्यू, तीन से 9, 3, 4, 5। इस बार हमें t की वैल्यू रखनी है और सारणी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और t = 3 रखने पर। इस बार हम शुरुआत कहां से करेंगे, 3 से। बस लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 5t। तो 5 की जगह 5, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा का चिन्ह, और t की जगह वैल्यू रखनी है 3। तो 5 का 3 से गुणा करो तो वैल्यू क्या आ गई, 15। वो यहां रखेंगे। अगली बार क्या रखेंगे, t = 4 रखने पर। इस बार हम 4 रखेंगे। तो 5 गुणा का चिन्ह, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं, इसका गुणा का चिन्ह है, और t की जगह 4 रखना है। तो हमारा आंसर आ गया 20। क्या आंसर आ गया, 20। अगली बार रखेंगे t = 5 रखने पर। अब हम t की वैल्यू 5 रखेंगे, तो 5 की जगह तो 5, गुणा का चिन्ह, और t की जगह क्या आ जाएगा, 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। फिर t की जगह क्या रखेंगे, 6 रखने पर। तो 6 रखेंगे तो वही 5 की जगह 5, कोई चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह, और t की जगह हम रखेंगे 6। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 30। क्या वैल्यू आ गई, 30। इसी तरह अगली बार रखेंगे t = 7 रखने पर। इस बार हम 7 रखेंगे तो 5 × 7 वैल्यू आ गई 35। उसको हम रखेंगे यहां पर। अगली बार रखेंगे t = 8 रखने पर। इस बार हम t की वैल्यू क्या रखेंगे, 8। तो 5 × 8 बराबर वैल्यू आ गई 40। और लास्ट में हम रखेंगे t = 9 रखने पर। अब हम t की जगह क्या रखेंगे, 9। तो 5 × 9 वैल्यू आ गई 45। तो हमने सारणी को पूरा कर दिया और अब वापस वही पूछा है कि समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण के हम राइट साइड में देखते हैं, हमारे पास आंसर क्या है, 35। तो देखिए 35 कहाँ लिखा हुआ है, 35 कहाँ लिखा हुआ है, तो 35 यहाँ है। तो यहाँ कब आया, जब हमने वैल्यू क्या पुट की थी, 7। और यहाँ हम देखें कि जब हमने वैल्यू 7 पुट की थी तो हमारे पास 35 आंसर आ गया था। तो इसका हल यही होगा। अतः समीकरण
p बराबर 5 पर संतुष्ट है। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 11.4 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।